प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ का सार अथवा सारांश सीखा। आइए आज के पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का क्या कारण है? भारत के प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति का कारण सिंधु घाटी के वे अवशेष हैं जो सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिले थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में तकनीकी प्रगति कर ली थी। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता ने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में तकनीकी प्रगति कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारी वर्ग संपन्न थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के क्या कारण माने जाते हैं? प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट हो जाने के निम्नलिखित 3 कारण माने जाते हैं। नंबर 1, अकस्मात दुर्घटना। नंबर 2, भयंकर बाढ़। नंबर 3, मौसम में परिवर्तन के कारण खेतों का रेगिस्तान में बदल जाना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किस आधार पर माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल सभ्यता भर नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है? प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बहुत दूर दूर तक फैले हुए मिले हैं। एक पश्चिम में काठियावाड़ में और दूसरी पंजाब के अंबाला जिले में प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी की तरह फैली हुई थी, अतः यह सभ्यता से बहुत अधिक है, आगे और विकसित हो गई है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में क्या कल्पना की जाती है? प्यारे बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के ही थे। इनकी संस्कृति की जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों के बीच कई समानताएं दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत में आर्य कब आए थे? ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वेद और अवेस्ता में क्या समानता है? वेदों की रचना भारत भूमि पर हुई थी, पर अवेस्ता की रचना ईरान में हुई थी। वेदों और अवेस्ता की विषय वस्तु व भाषा में अद्भुत समानता है। वेद भारत के अपने संस्कृत महाकाव्य की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट प्रतीत होती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पुराना इतिहास कौन सा है? भारतीय संस्कृति का
भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद हैं। भारतीय विद्वान इसे अति प्राचीन मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व हुई थी। प्रश्न नंबर 9, वेद क्या हैं? वेद को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वेद की विशेषताएं लिखिए। वेद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। वेदों में काव्य संग्रह किया गया है। वेदों में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति भाव छिपे हैं। वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। वेद में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हमारे देश में किन दो तरह की समानांतर धाराएं दिखाई देती हैं? हमारे देश में विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं दिखाई देती हैं। एक वह जो जीवन को सहज रूप में स्वीकार करती है और दूसरी वह जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 12, नेहरू जी ने परलोक परायणता के विषय में क्या कहा है? नेहरू जी का कहना है कि प्रत्येक देश के निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। परतंत्र देशों पर भी यही बात लागू होती है, पर वह सभी भी परलोक परायण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, उपनिषद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्यारे बच्चों, उपनिषद में आत्मबोध को अनिवार्य रूप से महत्व दिया गया है। आत्मबोध अपने आप को जानना। उपनिषद में किसी प्रकार के हठवादिता नहीं है। उपनिषद में सच्चाई पर बल दिया गया है। उपनिषद में जादू, टोने इत्यादि रूढ़ियों में दिलचस्पी नहीं बताई गई है। उपनिषद में सच्चे ज्ञान के बिना कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है। उपनिषद में सत्य की खोज के प्रति उत्साह दिखाई देता है। उपनिषद भारतीय आर्यों के चिंतन से कुछ आगे के चिंतन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भौतिकवाद के साहित्य के नष्ट हो जाने का क्या कारण है? हमारे देश में उपनिषदों के बाद भौतिकवाद से संबंधित साहित्य लिखे गए थे, जिसे पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वालों ने नष्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 15, उपनिषदों में दी गई प्रसिद्धि प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या कामना की गई है? उपनिषदों में दी गई प्रसिद्ध प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की क्या कामना की गई है? उपनिषदों में एक बेचैन और व्याकुल मन बार बार कहता है, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतव की ओर ले चल। अत्रेय ब्राह्मण में प्रत्येक इस लोक के अंत में दिया गया है। चरैवैती अर्थात हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हैं? प्रश्न नंबर 16, व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हैं? व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ इस प्रकार हैं। जीवन में प्रगति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को महत्व दिया गया है। तन मन दोनों को अनुशासित रखा गया है। इतने व्यापक ढंग में रहकर लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी जीने की छूट दी गई है। व्यक्तिवादी दर्शन की क्या हानियां हैं? व्यक्तिवादी दर्शन की हानियां इस प्रकार हैं। सामाजिक कर्तव्यों की अवहेलना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बांटने और बदलने की छूट दी गई है।
समाज के साथ एकात्मकता स्थापित नहीं की गई है। समाज के प्रति कोई कल्पना और दायित्व बोध नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हमारा प्राचीन साहित्य समय के साथ नष्ट हो गया, क्यों? प्यारे बच्चों, प्रारंभ में कागज का आविष्कार न होने के कारण प्राचीन काल में हमारा प्राचीन साहित्य ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था, लेकिन समय की मार से वह नष्ट हो गया। इसलिए हमारा प्राचीन साहित्य का बहुत बड़ा भाग अब प्राप्त नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भौतिकवाद से संबंधित साहित्य की विशेषताएं लिखिए। भौतिकवाद में विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। भौतिकवाद में नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीढ़ियां मात्र हैं। भौतिकवाद में जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की गई है। भौतिकवाद में अतीत के प्रमाणों को अस्वीकार किया गया है। भौतिकवाद में मन, बुद्धि और अन्य सभी वस्तुओं का विकास मूल तत्वों से हुआ है, ऐसा माना गया है। भौतिकवाद में वर्तमान पदार्थ और संसार को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, रामायण और महाभारत भारतीय जीवन के अंग क्यों हैं? प्यारे बच्चों, इनसे मतभेदों को सुलझाने की दिशा दिखाई देती है। इनमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुद्ध भारतीय ढंग की सामग्री विद्यमान है। इनसे बहुत से प्राचीन रहस्य सुलझ जाते हैं। इनसे एकता का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, यह थे सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ के पहले 20 प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ पर आधारित शेष प्रश्नोत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर भाग 2 में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ के अभ्यास के पहले 20 प्रश्नों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।